बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। 8 बजे वो सेक्रेटरी के साथ रिसेप्शन पर पहुंची। सेक्रेटरी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। मिस सान, आप प्लीज़ बाहर आ जाएं, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो एहतियात से हील वाले पाँव उठाकर गाउन संभालते बाहर निकले और जैसे ही सर उठाया वो दंग रह जाने वाली नज़रों से टकराव हो गया। अलीदान सच में वहीं फ्रीज हो गया था। भला ऐसी साइदाजी के साथ उसने कब आन को देखा था। वो हमेशा उसके सामने फॉर्मल ड्रेस, जो कि लॉन्ग शर्ट्स, कभी फिराक सा जीन्स और गले में दुपट्टे पर मुश्तमिल होता था। पैरों में हमेशा जोगर्स पहन थी मैं नज़र आती थी, लेकिन आज वो उसे कत्ल करने के सारे हथियारों से लेस थी। वो उसके हुरों जैसे हुसन को देखकर दंग रह गया था। उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। अलीदान ने देखा वो बार बार अपने बालों से अपने सीने को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो चलता हुआ करीब आया। पास से गुजरते लगे आन की ड्रेस को बगावर देख रहे थे। अलीदान की बमें नागवारी से तन, ये देखकर आंखों में गुस्से के रंग उतर आए। आन की बोल्ड ड्रेसिंग अब उसे उलझा रही थी। उसे दूसरे मर्दों की नज़रें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस वक्त वो आन के लिए काफ़ी पोजेसिव हो रहा था और ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी के लिए ये एहसास महसूस किया था, वरना उसने कभी निगत के साथ ऐसा महसूस नहीं किया। अलीदान ने कभी उस जाविये से उसे देखने की जहमत की ना सोचने की, लेकिन यहाँ सामने आन थी जो धीरे धीरे उसके दिल की ममलकत को फतह करती जा रही थी। धीरे धीरे अपनी जड़ें उसके दिल की बंजर ज़मीन पर मजबूत कर रही थी। आन ने उसकी नज़रों को जाविया देखते अपने सीने को ढका। ये ड्रेस मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। वो रूहान सी होकर मैंने बनाई थी। शर्म की लाली से गाल गुलाबी हो रहे थे। ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत, गले और बाजू पर बारीक सा कपड़ा परोया होता जो आज के दौर के मॉडर्न लोग इजीली पहन लेते, लेकिन वो मुतमैन नहीं थी क्योंकि ऐसी ड्रेसिंग उसके लिए पहला तजुर्बा था। कंफर्ट से ज़्यादा इरिटेट फीलिंग्स ने घेरा हुआ था। ये ड्रेस वाकई भी आपके काबिल नहीं। उसने सख्त लहजे में कहकर एक बाजू आगे बढ़ाया। मेरा बाजू थाम लिया। आन ने एक बाजू उसके बाजू में डालकर थाम लिया। दोनों आगे बढ़ने लगे। क्या आप आहिस्ता नहीं चल सकते? मैं इस हील की वजह से आपका साथ नहीं दे पा रही। कारपेट इतना नरम कि ऐसा लगता है बस मैं अभी गिर जाऊंगा। आन ने दबा दबा सा एहतजाज किया। चेहरा रुआन सा हो गया। अलीदान ने रुक कर उसे घूरा। आपको किस गधे ने मशवरा दिया कि हील पहने? जब संभाली नहीं जाती वो गुस्सा आपकी ही चॉइस थी, मुंह बनाकर बिना इरादा कहेगी। जिस पर अलीदान ने उसे गुस्से से घूरा। क्या वो उसे गद्दा कह रही थी? आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही हैं। अलीदान ने भी गद्दा कहने पर बदल लिया, जिस पर आन बुरा मना गई। बताने की जरूरत नहीं, पहले से ही पता है मुझे। अब तो जैसे आन नाराज़ हुई। दांत भी से इस शख्स ने तो साफ उसे बदसूरत कहा था। एक तो उनकी मर्जी का ड्रेस भी पहना, तैयार भी हुई, अपनी मर्जी के बिना उस शख्स की बात मानकर साथ आई, फिर भी दांत पीस कर चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया। अलीदान ने उसके बिगड़ते मुंह के जाविये मुस्कुराहट दबाई। वो उसके बाजू डाले तीसरे फ्लोर पर लाया। तीसरे फ्लोर पर बैंक्वेट हॉल के दाखिली दरवाजे पर पहुंचकर रिसेप्शन पर अपने नाम लिखवाया और पास लेकर अंदर बड़े हॉल में मौजूद हर मर्द और औरत ने इन दोनों को आते देखा तो काफ़ी नज़रों में तजस्सुस, तहसीन और तारीफ, कुछ की नज़रों में हैरत, कुछ में कर्फ्यू के साथ हसद की झलक भी नजर आई। काफ़ी लोगों ने उनको परफेक्ट मैच और मेड फॉर ईच अदर का टैग दिया। कुछ औरतों के मुंह के जाविया अलीदान की सैर अंगेज और रूबदार शख्सियत देखकर अंग्रेजी हर्फ ओ में ढले। वहीं कुछ औरतें आन के हुस्न और चेहरे की मुलायमत पर तबादला ख्याल करने लगी। कुछ ने तो खुद की ड्रेसिंग पर नज़र करके आन से मुवाजना भी किया। अलीदान की नज़रें पूरे हाल में फिरी तो उसे मर्दों की हरीस नज़रें आन के वजूद को घूरते नजर। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अलीदान शाह का बस नहीं चल रहा था वो आन को सबकी हरीस नज़रों से कहीं छुपा दे। आपने तो कहा था पार्टी है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। वो उसके कान में मासूमियत और ला इल्मी से मिनमिनाई। टू मी दिस इज़ रॉयल बॉल, वो संजीदा लहजे में कहकर आगे बढ़ा। लेकिन आन की टांगें वहीं जम गई। नज़रें सामने देखकर आंखों में हैरत के साथ शर्म भी छिलकने लगा। अलीदान ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में जहाँ एक जुड़ा सबसे बेखबर आपस में खोया हुआ था। अलीदान ने मुड़कर उसे देखकर और चंपे से पूछा, क्या हुआ आन? वो संभल, कुछ नहीं, बस ऐसी जगह पहली बार देखी तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। और अजोर से अलीदान के बाजू को अपने दोनों बाजू के हिसार में जकड़ लिया। अलीदान के होंठों के किनारे फैले और कुछ कुछ समझ में आने वाले तअस्सुरात के साथ उसने मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि आन के मुंह से वही निकला था जो बिल्कुल नेचुरल था, अपने सीनों को छुपाना। अलीदान की गहरी नज़रों ने उसे आपके वाकई पजल कर दिया। आन ने उसे देखा तो उसकी नज़रों के रुख पर आंखें मेज कर
दांत पीसे, फिर ठंडी सांस भरकर खुद को कूल किया। अलीदान ने उसकी कन्फ्यूजन देखकर कोट तोड़ा, उसके कंधे पर ओढ़ दिया। आन ने बेइख्तियार तशक्कुर से उसे देखा। अलीदान ने आंख विंक की। अभी थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि आन के कदम जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ लिए। आंखों में डर खौफ सद क्या नहीं दा रहा था। सामने सिकंदर अवान अपनी व्हील चेयर पर बैठा, अपने साथियों के साथ हंस बोलता, अपने बेटे ज़यान आवान के साथ। अलीदान ने आन के नज़रों को ताक़ुब में, जहाँ आवान कॉरपोरेशन का CEO बैठा था, उसका सबसे बड़ा कारोबारी हरीफ, साथ ही उसका बेटा ज़यान आवान। आन ने अलीदान का बाजू काफ़ी ज़ोर से पकड़े, उंगलियों की गिरफ्त सख्त कर ली। उसके नाखून अलीदान के बाजू के गोश्त में खुभरने लगे। क्या आप उनको जानती हैं? अलीदान ने ज़यान को सिकंदर आवान के साथ खड़ा देखा, फिर उसे आन के रद्देमल पर हैरत हुई। आन ने नफ़ी में सारे ला और ख़ुद को संभाल कर अलीदान के बाजू छोड़े। नहीं, मैं नहीं जानती। साथ ही उंगलियां मसलने लगी। क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? अलीदान ने उसे रिलैक्स करने को बात का रुख मुड़ा। हम ज़रूर। आन ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। बिलाशुबा ये मुश्किल था, लेकिन आन जैसी लड़की के लिए नहीं था। वो तो बचपन से बड़े से बड़ा दुख भी हंसकर सह आई थी। खुद पर ऊपर से बेहिसी का खोल चढ़ाकर वो बज़ाहिर मजबूत नजर आती, लेकिन कौन जाने वो अंदर से कितनी गहरी थी। भला समुद्र की गहराई का कौन पता लगा सकता है? समुद्र अंदर से गहरा, बाहर से यकसां रहता। वो भी राज छुपा लेने का हुनर जानते, लेकिन वो ये भी भूल गई कोई था जो उसका राजदार बनने जा रहा था। अलीदान खामोशी से उसके तसुरात नोट कर रहा था। वो दोनों एक टेबल पर साथ बैठ गए। क्या खाएंगी? अलीदान ने नरमी से पूछा। कुछ भी। आन ने कंधे उचकाकर खुद रिलैक्स सहर किया। अलीदान ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर नोट करवाया। कुछ ही देर में खाना टेबल पर चुन लगे। वो दोनों ही खामोशी से खाने लगे। अलीदान की पुरसोच नजरें वक्फे वक्त से आन को घूरती रही। उस वक्त एक गेस्ट अलीदान की टेबल पर, दो। अलीदान उसमें मसरूफ, लेकिन जब जब उसकी नज़र आन पड़ी, आन को उस तरफ देखते पाया जिधर आवान फैमिली खड़ी थी। अलीदान दांग हुआ। वो वाकई सिकंदर आवान को जानती है। अब किसी शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी। वो सोच रात को उसने के बिजनेस फ्रेंड ने उसे बुलाया। अलीदान आन की तरफ झुका। मैं कुछ देर लिए आन के साथ जा रहा हूँ, कुछ मिनट में वापस आ जाऊँ, आप कहीं इधर उधर मत देना। आन ने गर्दन हिला दी। ऑल राइट। अलीदान ने स्माइल पास की और अपने साथी के साथ एक तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही आन रिलीफ भरी सांस खींची। नजर फिर कर सिकंदर अवान के जानिब की तो उसे भी खुद को घूरते पाया। आन ने यकदम नज़र वापस फेरी, साथ ही एक हाथ से अपना चेहरा भी छुपाने लगा। तवज्जो खाने पर की। इस वक्त दो औरतें साथ वाली टेबल पर उसके और अलीदान के बारे में बोल रही थी। एक नफरत, वो जलन से बोले, ये औरत कहाँ से अलीदान के हाथ लगी है? दूसरी नखवा से बाल झटक कर बोली, पता नहीं कि किस जगह से लाया। तुमने देखा कैसे बाजू से पकड़ चुपकी जा रही थी? हाँ, बहुत ही कोई बेशरम औरत है, बिना भीड़ और लोगों का ख्याल किए उसके इतने करीब चुपकी जा रही थी। तुम सही कहती हो। मुझे लगता है मिस्टर अलीदान को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। देखा नहीं कैसा तासुर चेहरा था, कैसा बेतासुर चेहरा था मिस्टर अलीदान का। मुझे तो कोई घटिया किरदार की लगती है। बस एक होती ही देखी होगी। इन जैसी औरतों का कोई किरदार तो होता नहीं। जहाँ अमीर ज़्यादा देखा वहीं फिसल पड़ती हैं। हूँ दोनों औरतें अपने जला निकालती रहीं। ये भूल गए कि पीछे से अलीदान खड़ा है। अलीदान ने एक नज़र इन हासित घुसपैठ करती औरतों के गिरोह पर डाली और करीब आकर उनकी टेबल पर झुका। उम्मीद है आपकी हो गई होगी। दूसरी नज़र साथ टेबल पर साकर बैठी आन पर डाली, जिसके हाथ में फुरक था और हाथ कफ को पा रहा था। नज़र एक जगह साकत थी। आंसू छलकने को जैसे बेताब हो रहे थे। वो पूरी कांप रही थी। हालांकि ऐसी बातें और जुमले आन के लिए नए बिल्कुल नहीं थे। वो उससे ज़्यादा नफरत अंगेज़ बातें और इल्ज़ामात बीने शवान और उसकी माँ मैरा अवान के मुंह से बारहा सुन चुकी थी। लेकिन इस तरह की गैदरिंग में भी बसहर खुश अखलाक, खुश लिबास और अला तबके के नजर आते लोगों को इस कदर घटिया सोच के साथ घटिया जुमलाबाज ने उसके वजूद को जैसे तूफान के जखड़ों के बीच ला खड़ा कर दिया था। ये जितना ऊंचा तबका बज़ाहिर दिखता है, लेकिन सोच उनकी हकीकत में इतनी ही घटिया है। वो कांप रही थी। दिल की तकलीफ को दिल में दबा देना और दबा दबाकर संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। और आन के ये वक्त मुश्किल साबित हो रहा था। उसने छुरी और फर्क टेबल पर कांपते हाथों से रखा और उठ गई। वो उस गंदी जगह से दूर भागना चाहती, बहुत दूर। वो जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक ही म्यूजिक फ्लोर से म्यूजिक बजना शुरू हो गया। लोग जोक दर जोक डांस फ्लोर के जाने बढ़ने लगे। औरतों को हक्का बक्का छोड़कर अलीदान उसके करीब और कमर में हाथ लग उसे अपनी तरफ खींचा। इस तरफ खींचे जाने से वो उसके साथ लग गई। अलीदान के हाथ उसके कंधे पर ठहर गए, फिर बाजू पर सरकते हुए बातों पर रुके। आन के हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर उठाया और उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां धीरे धीरे फंसाकर हाथ गिरफ्त मिली। आन खामोश रही। उसका दिल जैसे अभी तकलीफ से नहीं निकला था। वो बेहिस सी खड़ी थी
عورتوں کی باتوں نے اسے صدمے گرفتار کر دیا تھا۔ وہ اسے کھینچ کر ان عورتوں کے قریب ٹیبل تک لایا اور تھوڑا زور سے بولا، کیا سن رہی ہیں میوزک؟ اس نے انگلیوں سے میوزک بجنے کا اشارہ دیا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہیں گی؟ اس کے زور سے کہنے پر ان عورتوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا، ہر ایک خاموش کھڑا ان دونوں کو نہار رہا تھا۔ آن حیران ہو گئی، ڈانس؟ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ماں مجھے ڈانس نہیں آتا۔ آن نے انکار میں گردن ہلا دیا اور لب بھینچ لیے۔ تو پھر آئیں میں سکھاتا ہوں، یہ کہہ کر علیدان نے ہاتھ گھما کر اس کی گردن میں ڈالا، دوسرا اس کی کمر کے گرد ڈال کر اسے قریب لایا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا ہوا مخمور نظروں اور گمبھیر لہجے میں سرگوشیانہ آن کے کان میں بولا، مجھے ڈانس سکھانے کے سب گور آتے ہیں، چلیں ڈیل کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایک قدم میری طرف بڑھا کر مجھ سے ٹکراؤ گے، میں آپ کی ایک دفعہ کیس لوں گا۔ کیا مطلب؟ وہ اسے بنا کسی تاثر کے دیکھنے لگی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک تو اس کی اونچی ایڑی کی جوتی پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے قدم ڈگمگایا جا رہا تھا، اور یہ شخص ڈانس کا کہہ کر اس کی اچھی خاصی جگ ہسائی کرنے لگا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ڈانس فلور کے بیچ میں لیا۔ وہ کافی نروس تھا۔ وہ جیسے ہی ایک سٹیپ بڑھاتی وہ غلطی سے جا کر علیدان کے پیر سے ٹکراتا، اور علیدان نے اپنا وعدہ نہیں پایا۔ وہ جتنی بار اس کے پاؤں پر مسٹیکن پیر رکھ دیتی، اتنی بار علیدان نے اسے گال پر کس دی تھی۔ آن کو کسی بھی میوزک کی آواز نہیں آتی، نہ ہی لوگوں کی سرگوشیاں۔ آس پاس کیا تھا اسے سب بھول گئے۔ اسے صرف اپنے ہونٹوں پر شدت بھرا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وائن اور مردانہ سینٹ کی ملی جلی خوشبو کو ذائقہ اس کے منہ میں گھلے جا رہا تھا، اور اگر علیدان کی طرف دیکھو تو وہ تو جیسے آن کے ہونٹوں پر چپا کر انہیں چھوڑنا ہی بھول چکا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع جب وہ یوں خود سے کسی کو کس کر رہا تھا، اور اب اسے یہ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں کھڑا۔ حالانکہ وہاں لائٹ ڈیم تھی، سب آپس میں مگن ڈانس کر، لیکن اس وقت کیا وجہ تھی؟ وہ خود کو سمجھانے سے قاصر تھا۔ جب ڈانس ختم ہوا تو آن ڈگ مگاتے قدموں اور چکراتے ہوئے ذہن سے لڑ کھڑاتی ہوئی سر ہاتھ میں تھامے نیچے اتری۔ ہر کوئی آن کو دیکھ، لیکن آن اس وقت اس حالت میں بالکل نہیں کہ ان چبھتی نظروں پر دھیان دے سکے۔ آن کو یہی سوچ کر کہ اوان سکندر بھی وہیں موجود بری طرح شرمگی کھایا جا رہی تھی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اس کی جگہ پر زیان اوان نے یہ سب دیکھ کر بہت غصہ سے آن کو گورا تھا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آن نے شرمسار سے سر جھکا لیا۔ وہ اس جگہ سے بھاگ جانا چاہ رہی تھی۔ وہ علیدان کے قریب آئی۔ پلیز یہاں سے چلے۔ علیدان نے اس کی نیلی آنکھوں کے کنارے بھیگتے دیکھے اور چہرے پر حد سے زیادہ بے چینی، جیسے وہ اس کے عمل سے سخت ناخوش ہوئی۔ علیدان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں زیان اوان کی گھورتی نظریں، غصے سے چلے جانا، آن کا شرمندگی سے سر جھکانا اور آنسو ضبط کرنا، سب بغور دیکھا۔ کیا ہوا آن؟ کیا آپ کی سانس ٹھیک ہے؟ آن کو سسکتے اور کانپتے دیکھ کر وہ سوالیہ ہوا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آن نے اسے نم آنکھوں اور بھیگے لہجے میں سوالیہ سرخ نظروں سے گھورا۔ کیا کیا میں نے؟ آپ کو کیسی تو دی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا ڈانس سکھانے کا یہ رول ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ڈانس سکھائیے۔ وہ روحان سی ہو کر تقریباً چیخ پڑی۔ تو پھر آپ میرے ساتھ فلور پر کیوں چلی آئی تھی؟ آن کیا بتاتے کہ اس وقت وہ کس حالت میں تھی؟ اس وقت اس کے محسوسات فریہ ہو چکے تھے۔ ان عورتوں کی باتوں نے اسے اس قدر ہٹ کے کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بے حال تھی، بے بس تھی، بے حس تھی۔ آن نے ٹھنڈی سانس بھر کر خود کو نارمل کیا۔ اٹس اوکے، پلیز اب یہاں سے چلیے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ واقعی بھی بالکل تھکی سی لگی اسے۔ وہ اسے کمر کے گرد تھام کر ایلیویٹر تک لایا۔ وہیں زیان بھی کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا، جیسے ان کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ زیان نے دونوں کو غصہ سے دیکھا، قریب آ کر آن میرے ساتھ آؤ۔ آن کو کلائی سے تھام کر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ ایک قدم زیان کی طرف کھینچی چلی جاتی، اس کا دوسرا ہاتھ علیدان نے گرفت میں لے لیا۔ سی او آف اوان کارپوریشن، میری بیوی کو میرے ہی سامنے اغوا کر کے جا اور میں دیکھتا رہوں، میں مر تو نہیں گیا؟ بیوی زیان کو شدید جھٹکا لگا۔ وہیں آن دانگ رہی۔ علیدان اور زیان کی نظریں آپس میں ملی تھیں۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کو جھلسا کر رکھ دینے والی آگ تھی۔ آن کا دل بری طرح کانپا ان کو دیکھ کر۔ وہ کبھی علیدان کو دیکھ رہی تھی، کبھی زیان کو، جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گور تھے۔ آن جیسے دونوں کی ہار یا جیت کا اندازہ لگا رہی تھی، دونوں کو ہی خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے علیدان کی گرفت سے جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوانے چاہی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ علیدان نے غصے سے اسے دیکھا۔ حالانکہ علیدان کی گرفت مضبوط تھی، اس لیے آن کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسے خود سے الگ ہونے کی کوشش کرتا دیکھ کر علیدان کا دل ناراضگی سے بھر گیا تھا اور جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اپنا بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے باندھ لیا، ایسے کہ آن پوری اس کی بغل میں پیوست ہوگی۔ علیدان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ آن مکمل اس کے شکنجے میں تھی اور وہ سخت غصہ سے زیان کو گورتا، نہیں ہے یہ تمہاری بھی، جھوٹ مت بولو۔ زیان گر رہا ہے۔ اس کا دل بے یقین تھا اور شدت سے
धड़का था। अलीदान ने कंधे उचकाए जैसे कह रहे हो एज यू विश, शी इज़ ऑलरेडी माई वाइफ, इसलिए उसका हाथ छोड़ो। वो भी जवाबन घुराया। आन ने जब देखा कि बात बिगड़ रही है, उसने अलीदान की तरफ देखकर मुल्तजना लहजे में कहा, आप कुछ वक्त के लिए गाड़ी तक चलें, मैं भाई से बात करके आती हूँ प्लीज़। आवाज़ कांप रही, बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। अलीदान ने उसे देखकर मुस्कुरा कर झुका और बेइख्तियार पेशानी को चूम लिया। आन की आंखें ज़ायान के सामने इस तरह के अमल से हया और कुछ खिफा से जो गई, बेबसी से कांपते होंठ कांटे। उसका हया से होता सुर्ख चेहरा देख कर अलीदान ने उसके गाल पर चुटकी काटी। वाई आर यू ब्लशिंग अगेन, बहुत क्यूट लगती है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। गर्दन में मुंह घुसाया। ज़ायान ने दांत पिसे और धाड़ा, आन प्लीज़ आप चले, मैं उनसे बात करके आती हूँ। आन ने उसके सर पर हाथ रखा, उसे आगे जसारत करने से रोका। उसके चेहरे पर मुल्तयाना तासुरात थे, उसकी आंखों में ये यकीन कि अलीदान उसके लिए मसला बहरहाल पैदा नहीं करेगा। आफ्टर वो अपने भाई के लिए मसला खड़ा नहीं करना चाहती थी। अलीदान ने लाभ भींच लिए, उसके बालों को सलता गंभीर लहजे में बोला, ये देख करके आप बहुत क्यूट, आपकी बात मान ले तो मैं नीचे इंतज़ार करूँ, जल्दी आना, वरना में चुभी धमकी ने आन की जान हिला दी। सिर्फ 10 मिनट, जल्दी जल्दी बोले। अलीदान ने अपनी जैकेट जो आन को उड़ाई थी उसे हाथों से दुरुस्त किया और एक सर्द गुस्सा अमेज गुरी से ज़ायान को नवाजता बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके उजल होते ज़ायान उसे तकरीबन घसीटता हुआ आगे बढ़ा और धक्का दे दी। वो लड़खड़ाई और ऊंची हिलकी में से नीचे गिर गया। अचानक गिरने से पैर बुरी तरह मुड़ गए, लेकिन वो दर्द दबा गई। भाई आई एम सॉरी। आन का नाम लजा कप कपाता तो वो बेआवाज़ रो रही थी। हकीकत क्या है आन, बताओ, किस वजह से तुम इस शख्स के साथ थी? वो धाड़ रहा था, तुमने हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, क्या लोग क्या सोचेंगे? उसे लगा था जैसे आन ने सरेआम अवान फैमिली की इज्जत मलिया मीट कर दी। आई एम सॉरी भाई, आन रोसी, मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए थी। तुमने कहा था तुम उसके छोटे भाई के टीचर हो, तो फिर ये क्या है आन? मैं आज रात ये क्या देख रहा हूँ? तुम अलीदान शाह जैसे धोखेबाज शख्स के साथ इतनी बड़ी गैदरिंग में क्या कर रही थी? उसने एक बार क्लब में मेरी जान बचाई थी, उसके शुक्रिया के तौर पर मैं उनके साथ यहाँ आई। बाकी मुझे भी नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो वाकई नहीं जानती कि अलीदान कैसे बदल गया, लेकिन ज़ायान अवान ऐसा नहीं सोच रहा था। हालांकि आन उसकी बहन थी, लेकिन एक भाई की जिम्मेदारी वो अच्छे से नहीं निभा रहा था। उसे बाहर के दरिंदों से बचा नहीं पा रहा था। अलीदान उसकी नज़र में भेड़िया था। उसने एक गहरी सांस ली और उनसे बोला, ऑल राइट, जो हुआ मैं भूल जाना चाहूँ, लेकिन तुम अब ट्यूशन नहीं दोगी, इट्स एनफ। ना अलीदान से कभी मिलोगी। अपने और उसके बीच में एक लकीर खींच दो, वरना जो होगा वो यकीनन अच्छा नहीं होगा। मैं ये बात आपके नहीं मान सकती। अलीदान के भाई का बस ये 1 महीना अगर मैंने छोड़ दिया तो उसका हार जुगा, जबकि वो तड़प ही तो गई। भला इन दोनों की जंग में इस बच्चे का क्या कसूर? मैं पहले ही से एडवांस ले चुकी। आन ने लाभ भेज कर जैसे खुद पर जब्त किया, वो पैसे मैं पे कर दूंगा, उसके बाद तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि अलीदान अपने भाई के लिए कौन सा टीचर रखता, हमारी तरफ से भाड़ में जाए। वो अलीदान जैसा आदमी इस काबिल नहीं कि तुम उसके साथ रहो, वो एक भेड़िया है, भेड़िया। ऐसा नहीं, आन को ये इल्ज़ाम ही तो लगा। भला वो अलीदान को इतना तो जान गई कि लोग जो कहते हैं उनमें सच्चाई कितनी, इतना तो परख रखती थी आन के मुसलसल एक जगह पर खड़ा रहने और नज़र झुकाने पर वो अब सख्त गुस्सा हो। उसे आन इस वक्त ज़िद्दी बच्चे की तरह लगी। या मैं ये समझू कि सिर्फ एक लम्हा की खामोशी की खातिर तुम ये सब कुछ करोगी? क्या तुम उससे प्यार करती हो? आन ने उसे देखा, क्या मतलब है इस जुमले का? एक लम्हा की खुशी की खातिर मैं सब करूँगी? क्या ज़ायान ये सोच रहा है कि कोई ऐसा वैसा रिलेशन अलीदान के साथ है? ज़ायान भाई, आप मुझसे क्या चाहते हैं आज बता दें। आन ने नासमझ से उसे देखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर तुम ना चाहती तो कभी उसकी हिम्मत ही ना होती आज इतना आगे बढ़ने की। लेकिन तुम्हारी चुप गवाह है कि तुम भी यही चाहते हो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया कि तुम अपनी माँ जैसी गलती नहीं दोहराओगे? फिर ये सब क्या है आन? वो धाड़ रहा था। आन ने मुठ्ठियाँ भींच ली। वो नहीं चाहती कि अलीदान और ज़ायान में दुश्मनी बढ़े, तभी उसने ऐसा नहीं किया। एक फैसला अपने और अलीदान के दरमियान बरकरार का, वरना हज़ार हकीकत वो ऐसा कर भी सकती थी। कौन रोकता उसे? अगर वो अलीदान के साथ रिलेशन बढ़ाती, वो खामोश हुई, आहिस्ता आहिस्ता उठ कर बाहर जाने लगी। आन पीछे हैरत से ज़ायान ने पुकारा। वो रुकी और मुड़ी। एनफ, जब आप मुझ पर यकीन नहीं रहे तो फिर यहाँ खड़े होकर मुझसे क्यों बात करें? वो दुरुस्त लहजे में बोले, मैं आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, इसलिए मैंने आपकी फैमिली को बदनाम कतई नहीं किया। खुश रहें, आज के बाद समझे मैं मर गई आपके लिए। प्लीज़ ज़ायान भाई। उसने रोते हुए रोक मुड़ा। आंसू पूछते एलिवेटर की तरफ बढ़ी। नीचे पहुंचकर एग्जिट दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। पीछे ज़ायान ये सोचकर पछताया कि उसने भी अपने बाप से आज अपने लफ्ज़ों से आन का दिल दुखाया है। पार्किंग में अलीदान गाड़ी में बैठा आन का इंतजार कर रहा था। आन ने उसे देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया और नीचे बैठकर दर्द करते पैरों से जूते निकलकर हाथ में उठाए
और चलती हुई रोड साइड पर किसी सवारी को देखने लगी। उसका इरादा बिल्कुल भी अलीदान के साथ जाने का नहीं था। वो इस वक्त अपने घर जाना चाह रही थी। अलीदान को यह देखकर गुस्सा तो बहुत है जब नंगे पाँव लंगड़ाती हुई आन उसे बिना देखे रोड साइड पर जा खड़ी हुई। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आन ने वाज़ सुन फिर अलीदान के अपनी तरफ बढ़ते कदम की चाप सुनकर उसको दिल खौफ से सुकड़ कर फैला। वो आगे भागने लगी, लेकिन पैर में दर्द की वजह से ज़्यादा दूर ना भाग से अलीदान ने एक ही जस्त में उसे जा ली थी। आन का सर झुका हुआ था, आंखें बेइख्तियार मीच ली। अलीदान ने थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, लेकिन आन ने बहते आंसू की वजह से चेहरा ऊपर ना करने दिया। अलीदान ने यह देखकर उसका दर्द अपने दिल में महसूस किया। उसका बस नहीं चल रहा था आन को तकलीफ देने वाले को तहस नहस कर दे। होले से खोसल कर जैसे इमोशनली सहारा देते इधर आन को बस सहारा मिलने की देती। वो उसके सीने पर थके थके अंदाज में सर टिका गया। फिर जो रोई तो अलीदान तक परेशान हो। उसने आन को जोर से खोल में बींचा। आन ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में सख्ती से जड़ा और हिचकियाँ बांध गई। काफ़ी देर बाद इसकी सिसकियाँ थम गई तो ये एहसास उसकी जान लगी वो अलीदान के सीने से कब से लगी हो। उसने खुद को उसके बाजू को घेरे से निकालना चाहा, लेकिन अलीदान ने उसे सर झुकाकर उसके बिगे चूरे और मुतवरम पपोटों को देखा। फिर यूं ही उसे बाहों के इशारे में संभाले गाड़ी तक लाया। उसे बिठाकर डोर लाके खुद दूसरी तरफ आकर गाड़ी स्टार्ट की। कार में फैली खुशबू की चादर बाहर फैले सन्नाटों के साथ मदम हो रही थी।